बढ़ते तनाव से क्या युद्ध के संकेत मिल रहे हैं? भारत की तैयारियों के आगे पाकिस्तान क्या पूरी तरह से पस्त होता नजर आ रहा है? कभी परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाला आतंकिस्तान परेशान उठा है, हैरान है क्योंकि उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वजह सिर्फ और सिर्फ भारत और भारत की बढ़ती ताकत है। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों हैरान, परेशान हैं और घुटनों पर हैं। पाकिस्तान में अब से कुछ देर के बाद एक विशेष सत्र बुलाई गई है सदन की। यह विशेष सत्र भी क्यों बुलाया जा रहा है, यह पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आधी रात विशेष सत्र बुलाया है। सत्र में मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान की मौजूदा हालात को लेकर, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति और ताकत को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करने के हालिया भारत के फैसले पर भी जोर दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भारत की कार्रवाई के जवाब में नेशनल असेंबली में एक निंदा प्रस्ताव पेश कर सकती है, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई नरमी पहलगाम हमले के बाद नहीं दिखाई है और पाकिस्तान लगातार यह कहता रहा है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है, वैसे ही जांच जैसे उसने पठानकोट में ऑफर की थी और पठानकोट में हमने पाकिस्तान की एजेंसियों को आने का मौका दिया था। लेकिन हुआ क्या? ढाक के तीन पात। अब निंदा प्रस्ताव पेश करना है तो करे पाकिस्तान, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि भारत अपने मजबूत इरादों के साथ हर बार आगे बढ़ा है और इस बार भी बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान भारत का दबाव तो बाद में झेलेगा, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने भी पाकिस्तान सरकार को टेंशन दे रखी है। ब्रीफ के लिए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को बुलाया, लेकिन इमरान की पार्टी ने इसका बहिष्कार कर दिया। अब पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है तो वो आखिर करे तो करे क्या। और अभी अभी दर्शकों को खबर यह आई है कि जर्मनी और फ्रांस ने अपने अपने एयरलाइंस को पाकिस्तान जाने या पाकिस्तान की हवाई सीमा का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है विद इमीडिएट इफेक्ट। दुनिया भर से पाकिस्तान को संकेत मिलने लगे हैं कि आखिर पाकिस्तान का परिणाम क्या होने वाला है, पहलगाम हमले का नतीजा क्या आने वाला है। वहीं दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। 3 दिन में 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं, इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए सवाल ये, पहले परमाणु बम की धमकी, फिर यूएन में शांति की अपील और अब विशेष सत्र। वो पाकिस्तान जिसके पास खाने को दाने नहीं है, न जंग लड़ने को बेहतर हथियार है। वो पाकिस्तान जो बलूच लिबरेशन आर्मी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वो पाकिस्तान जिसकी सेना बीएलए के सामने दम तोड़ रही है, जो तालिबान की धमकियों के आगे नतमस्तक है। वो भारत का मुकाबला करने की गीदड़ भभकी देता है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत सरकार एक्शन मोड में है और पाकिस्तान में बिना हमला किए ही पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो भारत के खिलाफ क्या एजेंडा तय करे, क्योंकि दुनिया भर से पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज मिल रहा है कि भारत से उलझना ठीक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के सामने वो किसी भी स्थिति में बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है और पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां भी हैं। सवाल ये, कंगाल पाकिस्तान के पास राशन नहीं, सैन्य खर्च कैसे करेगा? जंग से पहले पाकिस्तान ने 5,000 करोड़ फूंक दिए हैं। युद्ध के लिए पैसे कहां से आएंगे? ज्यादातर देश भारत के साथ हैं। पाकिस्तान को जिन चंद देशों का साथ है वो कब तक पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे? और सबसे बड़ी बात, विशेष सत्र पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली में बुलाई गई है, उस असेंबली में पाकिस्तान किस बात पर चर्चा करेगा? भारत पाकिस्तान तनाव पर, युद्ध के हालात पर, महंगाई पर, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, या फिर देश के टूटने की स्थिति पर, बलोच लिबरेशन आर्मी पर, टीटीपी पर, या फिर तालिबान के बढ़ते खतरे पर? हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हुमायूं इकबाल शमी, अध्यक्ष पीएफ पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर सज्जाद बुखारी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और साथ ही दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। चूंकि पाकिस्तान से मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, समझदार व्यक्ति हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, तो इसलिए सबसे मैं सज्जाद बुखारी से ही शुरुआत करूंगा। सबसे पहले बुखारी जी, अब ब्रेकिंग न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी, जर्मनी और फ्रांस ने अपनी
जो पैसेंजर फ्लाइट्स हैं वो आपके लिए बैन कर दी हैं, और दूसरा आप लोगों ने एक नेशनल असेंबली बुलवाई है। उस नेशनल असेंबली में जो आपातकालीन सेशन बुलाया गया है, क्या चर्चा करने वाले हैं आप? विवेक जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके तमाम पैनलिस्ट को भी आदाब अर्ज है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके शो में आकर मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे, बड़े सेंसिबल, टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। बस थोड़ा थोड़ा कभी कभार इमोशनल हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। ये इंसानी फितरत भी है। और जब आपके नेशन की बात आएगी तो आपको भी इसी तरह थोड़े जज्बाती होंगे, मैं भी हो जाता हूँ। हम दोनों का ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जहां तक आपने बात की, आपने जर्मनी का तो जिक्र कर दिया ना, जिन्होंने अपनी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। आपने अमेरिका का क्यों नहीं बताया? अमेरिका ने तो अभी 24 घंटे पहले अपनी ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है कि आप भारत का और पाकिस्तान का सफर ना करें। वो भी बता दें ना अपने देखने वालों को। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ। जहां तक आपको ज्वाइंट सेशन का या इजलास का, या ये जो हमारा गैर मामूली इजलास तलब किया गया है, तो देखिए, हम जो भी काम करते हैं कंसेंसस से करते हैं। हम कभी भी ऐसा काम नहीं करते कि हम जो है वो आरएसएस की एक मखसूस जो है ना वन मैन शो जो है उसको चलाते हैं। जिस तरह आप लोग जो है वो राहुल गांधी को पीछे छोड़ देते हैं, दीगर सियासी जमातों को पीछे छोड़ देते हैं और खुद से गीदड़ बक्कियां मारते हैं। हम तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ में शामिल करते हैं और उनके साथ मिलकर जो है ये फैसला करते हैं कि हमने अगली हिकमत अमली क्या होगी। तो आपने अपने इंट्रो के दौरान बहुत सारी बातें की हैं, तो मैं आपके इंट्रो के दौरान जो बातें हैं उसमें सबसे पहले आपने ये कहा कि ये बीएलए से नहीं लड़ सकते और ये पता नहीं किस किस से नहीं लड़ सकते। तो मैं थोड़ी पाकिस्तान की आपको हिस्ट्री बताता चलूं। हम आपको भी भुगते हैं, हम सोवियत यूनियन को भी भुगते हैं, हम आपके साथ 3 जंगें भी भुगते हैं, हम आपकी हाइब्रिड वॉर भी भुगते हैं, हम सेकंड थर्ड जो मैनुअल वारफेयर जो आपकी है उसको भी हम भुगते हैं। उसके बाद ये आपके जो सपोर्टेड जो फंड जो जिनको आप करते हैं, जो लश्कर आपने बनाए हैं, ठीक है, उनको भी हम भुगत रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अफगानिस्तान के अंदर जो बेचैनी थी, बदअमनी थी, और अफगानिस्तान के अंदर जो दुनिया के ताकतवर ममालिक थे, जब वो विड्रा करने लगे तो उनको महफूज तरीके से हमने रेस्क्यू भी किया। आपके सिफारतकारों को भी हमने रेस्क्यू किया। हमारी आपकी उम्र और मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन जो हमारा सिफारती महाज है और जो हमारा जंगी महाज है वो 74 साल पर मबनी है। तो बड़े नशेबो फराज से हम गुजरे हैं। तो अभी ये छोटी मोटी बातें हैं, ये छोटी मोटी गीदड़ भपकियां, इनके अब हम आदी हो चुके हैं। और पाकिस्तानी अब लुडियां डाल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि यार आप चाय पीने जरूर आ जाते हैं, लेकिन इस दफा हमने बारबेक्यू का एहतमाम किया आपके लिए, तो आप आइएगा, इस दफा बारबेक्यू का इंतजाम हम करेंगे। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी। आपने कहा कि भाई अमेरिका ने भारत जाने से लोगों को मना किया, अमेरिका ने 21 देशों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वो क्या इस तरह की बातें करते हैं? पढ़े लिखे आदमी है बुखारी साहब, आप प्लीज। जी जी। सिर्फ भारत के लिए नहीं, 21 देशों के लिए एडवाइजरी जारी है, ऐसा मत किया नहीं तो कीजिए। आपने याद नहीं किया ना, दूसरी भारत बात को ये मैंने याद करवा दूसरी दिया। बात मैं बोलूँ, आपको मैंने पूरा मौका दिया। जी जी प्लीज। दूसरी बात ये कहा कि आप भाई, हर देश ने अपने एडवाइजरी, अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक एडवाइजरी जारी करना, वो हर देश समय समय पर जारी करता रहता है। ये आईएमएफ वाला खाना खा रहे क्या? मैं कबाब खा रहा हूँ। नहीं, आईएमएफ से लोन लेके ना। नहीं, गांव माता का कबाब खा रहा हूँ। नहीं नहीं, इस तरह की बकवास बातें मत कीजिए। गौ माता की आईएमएफ से लोन लेके खा रहे होंगे आप, बकवास बात कर रहे हैं। गौ माता का कबाब खा रहे, गौ माता कबाब खाने की हैसियत है आपकी? एनीवेज, तो एडवाइजरी जारी करना और दूसरी बात प्लेन ना घुसने देना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की थी जब रूस और यूक्रेन का वार हो रहा था। रूस के खिलाफ भी एडवाइजरी जारी की थी कि रूस की यात्रा ना करें भारतीय। और भारत अगर रूस के लिए प्लेन बैन कर देता तो वो अलग चीज़ होती। तो इसलिए कहता हूँ, ये बड़े का कबाब ना खाया करें। दिमाग बुद्धि दोनों मोटी हो जाती हैं, नसें भी मोटी हो जाती हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ओपी तिवारी सर के पास जा रहा हूँ, बाकी आपके पास वापस आता हूँ। इस तरह की जो दलीलें होती हैं आपकी, मैं एंडोर्स करता नहीं। मैं आपको करारा जवाब देता अगर मैं टेलीविज़न पे नहीं होता तो। बहरहाल, ओपी तिवारी सर, एक अभिनंदन को चाय पिलाने को लेकर हमने इनको कितनी बार, हम तो ये जब आज़ाद हुए तब हमने पैसे दिए थे, तब जाके इनके सिर पे तो तरपाल आई थी। ये तो बगैर तरपाल के लंगोट उठा के चल दिए थे, अपने पजामे उठा के हम जा रहे हैं भाई, हमने अलग मुल्क बना लिया, हम अब ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि आज कर हम एटम बम पटक देंगे। अब कह रहे हैं कि भाई हम, आपने एडवाइजरी जारी हो गई, ये उसको नहीं काउंट करा, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो गया। नेशनल असेंबली के खुद बुलाएं, कह रहे हैं हमने सभी पार्टियों, हम जमहूरियत है, हम सभी पार्टियों। इमरान खान की पार्टी ने इनको औकात बता दी कि तुम्हारी नेशनल असेंबली तुम्हारे अपनी जेब में रखो। दूसरी बात ये, दुनिया को दिखाने के लिए कौन सी नेशनल असेंबली भाई?
ये जो आदमी स्क्रीन पे दिख रहा है यही नेशनल असेंबली है। आसिम मुनीर, यही हाई कोर्ट है, यही सुप्रीम कोर्ट है आपकी देश का, यही जज है, यही वकील है, और यही आपका खुदा है पाकिस्तान का। ये जो बोलेगा वही होगा, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ओपी तिवारी सर। देखिए, डॉक्टर सज्जाद की बात मैं अच्छी तरीके से सुन रहा था, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। ये जो इनकी वो आर्मी अभी के जो आईएमएफ के लोन से कबाब खाने में बिजी हैं सर, आप बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, कबाब खा रहे हो। अब इनको बताया, मैं समझ रहा हूँ कि जो भाई अपनी इनके चीफ ने जो इंडिकेशन दिया है पब्लिक के लिए, वो पूरे सहमत है, इसलिए उनका सहयोग करेंगे ऑब्वियसली। ये इंडिकेशन कल या परसों डॉन न्यूज़पेपर में इनकी हाँ। पार्टी ने, मिलिट्री ने जानबूझ के पब्लिश किया था, दिखाने के लिए कि हम इमरान खान के साथ क्या कर सकते हैं, तो बाकी जितने लोग होंगे जो हमारे थोड़ा खिलाफ जाए उनका भी हम क्या एक्शन कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो समझ गए हैं कि मुनीर की क्या इंडिकेशन है और क्या करेगा हमारे साथ। तो इतनी हिम्मत किसी के नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि हम देश के लिए कुछ करें, बल्कि अपना उनको स्वयं को बचाना है। देखिए, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान अच्छे तरीके नहीं, से बना दिखावा था। क्यों? नेशनल असेंबली का दिखावा क्यों? मैंने आपसे जैसे कि पूछा कि ये जो आदमी स्क्रीन पे दिख रहा है यही हाँ। जज है, यही वकील है, यही सुप्रीम कोर्ट है, यही असेंबली है, यही पार्लियामेंट है, यही एमपी है, यही एमएलए, यही सीएम है, यही प्राइम मिनिस्टर है, यही प्रेसिडेंट है। विवेक, मैं यही बात कहना चाहता कि 1956 ऑनवर्ड से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी इनकी। ये तो हमेशा हाँ। आर्मी कंट्रोल में रहे हैं। अभी देखिए, जो कारगिल वाला हुआ था, वो परवेज मुशर्रफ ने तो इसलिए किया था कि मैं टेक ओवर करना था, उन्होंने टेक ओवर कर लिया 10 साल। अब मुनीर खान भी इसी चक्कर में एम्बिशियस थे कि मैं भी एक डिस्टर्ब करके और टेक ओवर करूं, वही करूं। ये तो बुखारी साहब को समझ में आया है कि नहीं, उनके असेंबली को समझ में नहीं आएगी। अब असेंबली करे क्या? असेंबली को भी तो कुछ करना है, दिखाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं कि कुछ निकम्बू है। बिल्कुल सही है, उनका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा कि हम भाई प्राइम मिनिस्टर है, हम ये मिनिस्टर्स है, हमें मीटिंग बुलानी है, हमें डिसीजन लेना है, क्या करना है। ये दिखावे के लिए करेंगे, अवश्य करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए, अपने आवाम को दिखाने के लिए, लेकिन डिसीजन वही लेंगे जो मुनीर कह चुका होगा, लिख के देख चुका होगा। ये नमूना जिनका पाकिस्तान का मेन सरदर्द है, पाकिस्तान का जो मेन सरदर्द है, जिसको पाकिस्तान को निकाल के फेंक देना चाहिए, जिसकी वजह से सारी परेशानी हो रही है, जो लिख के दे चुका है, वो डर के मारे वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और जितने भी होंगे वही बात मानेंगे कि मुनीर जो कहता है वही करेगा। मुनीर की हालत देखिए जरा, इनकी क्या कर रहा है। अब इतना डर के मारे बैठे हुए हैं, इतनी हालत खराब कर रखी है लोगों की। पूरी आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की खराब करने का हाथ खाली मिलिट्री का है। जब मिलिट्री बिजनेस करेगी, मिलिट्री रेवेन्यू करेगी, तो मिलिट्री अपना पैसे बाहर भेजेगी। मिलिट्री के जितने जनरल है, सबकी फैमिली बाहर रह रही है, स्पेशल प्लेन से बाहर भेज दिया है। ये क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं? ये सब कुछ तो अपना कर चुका है। बाकी पॉलिटिकल लीडर्स अपना दिखाने के लिए कि हम भी कुछ है, हमारी भी कुछ अस्तित्व है, हमारा भी रेलेवेंस कुछ है, लेकिन डिसीजन वही लेंगे जो इनका आर्मी का चीफ कहेगा। और आर्मी का चीफ किस हालत में गिर चुका है, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान को किस तरीके से, कितने नीचे लेवल तक ले आ चुके हैं। इनकी आवाम को समझ में नहीं आ रहा आया अभी तक, या डर के मारे समझ में नहीं आया। कोई सड़क पे नहीं आ रहा, कोई सड़क पे नहीं आ रहा उनके खिलाफ। और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को तो कोई अथॉरिटी नहीं है, न कोई विल है करना कि इनको हटाया जा सके। तो जब तक ये पाकिस्तान आर्मी, यहाँ से पाकिस्तान आर्मी के पावर्स कर्टेल नहीं होंगे, पर्टिकुलरली जब तक इस चीफ का कोई असैसिनेट नहीं करेगा मुनीर को, पाकिस्तान की समस्या जब भी खत्म होगी कि अपने जो हमारे टेररिस्ट वाले हैं सर मुनीर जैसे 10 पैदा हो जाएंगे सर, पाकिस्तान में कमी थोड़ी है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सोल्यूशन है सर। मुनीर जैसे 10 पैदा हो जाएंगे और पाकिस्तान में कमी थोड़ी है। कट्टरपंथी सोच वाले की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान की अभी देखिए, आपने अब भुट्टो साहब का भी स्टेटमेंट कल परसों आप एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि सिंध में, अच्छा इनके नेताओं के भाषण अजीब होते हैं। सिंध में पानी बहेगा नहीं तो खून बहेगा। अच्छा, 2 लीटर खून शरीर में होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे सज्जाद बुखारी 1-1.5 लीटर पर जी रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको पूरी सिंध में खून बहाना है। इतने खून की बात कर देंगे, सिंध में या तो खून बहेगा या तो उनका पानी बहेगा, तो उनका खून बहे। अरे भाई, तुम्हारे शरीर में थोड़े खून तो होने चाहिए बोलने के लिए। हो सकता है हार्ट अटैक का दौरा हो जाए, चक्कर पड़ जाए, गिर जाओ मंच पर से बोलते बोलते, इस तरह की हरकतें करते हैं। अब कमाल के लोग हैं, समझ में नहीं आता है। अब असेंबली बुलवा रहे हैं। अब मैंने सज्जाद बुखारी से एक छोटा सा मजाक कर दिया, वो 1 लीटर खून जल्दी गर्म हो गया होगा, 1.5 लीटर जो भी उनके पास है। मैं तो ये खा रहा हूं भाई, उसका खा रहा हूं, इसका खा रहा हूं। अरे भाई, तुमको जिसका खाना खाओ, हमने मना थोड़ी किया। हमने तो बस पूछा कि किसका आईएमएफ का खा रहे हो, किसका खा रहे हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का खा। मैं तो बस ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा था। वो 1 लीटर खून जल्दी खून उबाल मार गया। मैं वही कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की भी यही स्थिति है। एटम बम पटक देंगे, एटम बम, खून ही इतना कम है, गर्म हो जा रहे हैं। ओपी तिवारी सर, उसके माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। बुखारी साहब रुक जाए, अरे रुक जाए, फिर गर्म हो गया आप। अरे भाई, लीटर भर खून थोड़ा संभाल के रखिए, गर्म मत होने दीजिए।
थोड़ा थोड़ा खून ठंडा की चाय कमी- पीजिए, नहीं है तो भिजवा देता हूँ ठंडी चाय, ठंडी चाय खून की कमी उनको मैं भिजवा होती है दूंगा, जो बड़े भिजवा गोश्त दूंगा। नहीं खाते भाई। अनीमिया हम के तो शिकार आप लग रहे हैं। हम तो देखिए गोश्त अनीमिया खाते हैं, आयरन की कमी हमारा आपकी आयरन शक्ल पर की दिखती है, कमी लेकिन कितनी आप खून ठीक की है, आप पूरा जगह करें उसको, मैं आपके सेहत के लिए दुआ करता हूं ऊपर वाले से। आप ठीक है, थोड़ा सा अपने ठंडा रखें, 2-2.5 लीटर थोड़ा ठंडा रखें। ओपी तिवारी सर। इस सजाद साहब से एक बात करना चाहूंगा, कह जी रहे सर। लेवल में छोटे हैं, तो इनके अपने दादी और नानी से थोड़ा पूछ ले हाँ। कि 1971 में इनकी कुछ सहेलियां रही होंगी ढाका में, बांग्लादेश में। तो इनकी आर्मी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया वहां पर? पाकिस्तान आर्मी की तीन ही ख्वाहिश है, तीन ही चाहते हैं, तीन चीज एक्सपर्ट है, 3 W में, वाइन, वेल्थ एंड वुमेन। और इनकी आर्मी किसी लायक नहीं है। ये 48 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, 71 का हो या कारगिल हो, बुखारी साहब ने किताब पढ़ी होगी कि ये हर जगह मात खाए हैं। और एक ऐसी आर्मी है जो लड़ सकती थी लेकिन लड़ी नहीं और सरेंडर कर दिया। ये क्या ट्रेनिंग है, क्या मोराल है, क्या करना चाहते हैं? ये एक ही सर चीज में मेरा तो सक्षम है, बस एक ही वो करना है। मेरा आज का तो बस एक ही सवाल है, ये चीजें हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बुखारी साहब रुक जाइए एक सेकंड, उंगली मत उठाइए, वैसे ही आप बहुत उंगली करने की आदत आप लोगों को हो गई है, इसलिए मुसीबत में पड़े हैं। देखिए इतना उंगली उठाएंगे तो इसलिए मुसीबत में पड़े हैं, बार बार उंगली मत उठाए कीजिए, ये इसलिए दिक्कत आ रही है आपके देश को। थोड़ा सा रुक जाइए, अनुज माथुर सर के पास जा रहा हूं, और शमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सेकंड रुक जाइए। शमी साहब क्या डिस्कस करेंगे, क्या चर्चा करेंगे? आदेश तो आर्मी चीफ के ऑफिस से आता है, तो फिर ये नेशनल असेंबली क्यों आप लोगों ने एक स्पेशल सेशन बुलवाया है? देखें जी, प्रोग्राम जो है ना वो आपका है इंडिया पाकिस्तान के बारे में। आप इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे तो फिर मुझे बता देते, तो मैं भी आपके लिए आता कि आपके बाकी अरे लोग नहीं क्या नहीं भाई कहते हैं, साहब, मैं आपकी एज अ इंटरनेशनल मीडिया आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो चैनल है ये दुनिया के और मुल्कों में भी देखा जाता है, खाड़ी देशों में भी देखा जाता है, यूएस यूके में भी देखा जाता है, अलग अलग देशों में भी देखा जाता है। मैं बस आपसे इंफॉर्मेशन के लिए ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपका आदेश ही जो है वो आर्मी चीफ के ऑफिस से आता है, आप नेशनल असेंबली में क्या चर्चा करने वाले हैं? बस इतनी सी बात है। पॉलिटिक्स को अगर डिस्कस करना हो ना तो अपनी आपकी भी हम कर लेंगे, फिर किसी दिन प्रोग्राम रख लीजिएगा इसके ऊपर। आज क्योंकि प्रोग्राम है आपका कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो आपने युद्ध कराने की मोदी साहब लगे हुए हैं, तो मैंने कहा ये मामला जरा बड़े संजीदा हो गए, तो छोटा सा एक आपको मुख्तसर सा एक लतीफा सुना दूं। वो जोक ये है कि एक पहलवान था, उसकी शादी हो गई, पहलवान लड़ लड़ के फारग हुआ था, तो शादी हुई, तो शादी की रात को दुल्हन बेचारी कमरे में बैठी हुई है, तो ये बाहर से उसको कहता है कि मैं अंदर आ जाऊं, तो वो बेचारी शर्मा गई, उसने कहा नहीं, तो वापस चला गया, जाके सो गया। दूसरे दिन फिर आया, कहता है आ जाऊं, उसने कहा कि नहीं भाई, फिर वो चला गया, अपने जाके सो गया। तीसरे दिन बीवी घबरा गई, ये कैसा अजीब आदमी है, पहलवान बना हुआ है और ये जो है आता है नहीं, मैं इसको क्या कहूँ, मैं शर्मा रही हूँ। खैर उसने तैयार किया, पहलवान आया बाहर से, कहता है मैं आ जाऊं, उसने कहा आ जाओ, तो पहलवान कहता हो सॉरी, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो आपके जो मोदी साहब है ना, वो भी उन्होंने इतनी धमकियां दी हैं, पहले ये कर देंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, पीछे नहीं छोड़ेंगे तो आगे नहीं छोड़ेंगे, और जैसे पाकिस्तान ने कहा आ जाओ, तो उन्होंने कहा जी ये तो मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो अभी बात यह है कि आप सारे लोग मजाक ऐसा ना किया करें जिसमें पूरे ऐसे ही 1-1.5 अरब बिलियन लोगों को जो है वो उसको एक अपने मुसीबत में डाल देंगे आप लोग। तो इस तरह की हरकतें ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो एमी मजाक भी करें तो मजाक करें, जिस तरह मैंने अभी जोक सुनाया सारों के लिए हो गया, तो ये आप लोगों की ये मोदी साहब ने ये किया, तो जो कि मैं जो मजाक कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान आके उसने कभी आ जाओ फिर, तो अभी आप लोगों ने आना है तो आ जाए, नहीं आना तो एमी यहाँ बैठे हुए रोज युद्ध करा रहे हैं, यहाँ पर एमी बैठे। और फिर अभी ये जो नए आपके वो निकले हैं, ये जो राह के पेपर निकले हैं जिनमें पता लगा है कि ये आपने खुद करवाया, और अब क्योंकि आप उसको कहा था, आपने अपनी मीडिया को ये कहा था कि 36 आवर पे बाद में बात करनी, वो बेवकूफों ने उससे पहले ही कर दी। नतीजा ये हुआ आपका सारा ऑपरेशन ही खराब हो गया। आपको जो आपका बयानिया था कि पाकिस्तान ने कराया, वो तो सबको पता लग गया, आपने तो पहले ही वो मीडिया उससे पहले बोल पड़ा, वाकया होने के साथ ही पता 1 मिनट के अंदर मीडिया को पता लग गया ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। बंदे कितने अभी तक 10 मिनट में उसकी FIR भी ना लाज हो गई। तो वो जो सारे का सारा ड्रामा आपने ये जो आप बनाते हैं, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में बनाते हैं जिसमें वो एक हीरो है आपका होता है, वो 10-15 पाकिस्तान के जहाज गिरा देता है, तो वो अभी तक आप उसी ख्यालों में फिर रहे हैं। तो मैं फिरते रहे, मैं तो आपको कुछ नहीं कह सकता ना, मैं तो ये आपको जोक सुना दी है कि ये आपकी जो है ना मोदी साहब की हालत है। तो आप बाकी उनकी जो मर्जी करें, हमने तो कभी भी नहीं रोका आपको, जो आए भी आए थे, पहले भी आए थे, 2019 में भी आए थे, हमने आपको बड़े आराम से उतार के, एक जहाज आपके गिर गया, एक हमारे गिर गया, एक आपने अपना 10-15
उसमें गिरा दिया, अपना एक हेलीकॉप्टर मार दिया, हमने आपका पायलट भी पकड़ लिया और फिर हमने वापस भी कर दिया। तो आपको हमने और क्या, हमसे ज्यादा और क्या? तो ठीक है उन्होंने सर, कहा और मैं साथ बोलूं सर? हमने 6-7 जगह के ऊपर वो भी कर दिया। ठीक है और सर। आपके क्या चाहते हैं? मैं बोलूं सर? दो चीजें हैं। एक तो जोक वाली बात मैं कहना चाहूंगा, शायद ये जोक आपको गलत बताया गया। जोक ऐसा है कि पहलवान गया था, पहलवान 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 जो है वो 65 में भी अंदर गया, 71 में भी अंदर गया, उसके बाद 99 में भी अंदर गया। तो पहलवान 3 बार जा चुका है। तो वो जोक आपको कुछ गलत पढ़ाया गया, जोक वो मैंने सही कर दिया। वो जोक कुछ इस तरह से था। अब वो जोक थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा शामी साहब, आप जब नेक्स्ट टेलीविजन किसी चैनल पे बैठे तो जोक कुछ इस तरह से था, पहलवान जाके और फिर पहलवान गया था सर। अब यकीन मानिए सर, आप थोड़ा सा इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा सर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए थे। खैर, दूसरी बात आपने कही कि भाई, अरे अब सुन लीजिए, मैंने आपको इतने तसल्ली से सुना। देखिए बुखारी साहब का मुंह लटक गया, मैं बोलता हूँ परेशान हो जाता है। मैं अरे सुन तो लीजिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, मैंने बीच में टोका टोकी की क्या? पीसीआर प्लीज इनका ऑडियो थोड़ी देर होल्ड कीजिए, उनको सुनाइए पहले मैं जो बोलना चाह रहा हूं। उन्होंने बोला, मैंने सुना, मैं तो जवाब दे दूं, मुझे एड्रेस किया उन्होंने तो मैं कुछ बोलूंगा ना। दूसरी बात उन्होंने कही, भाई आप युद्ध की बात करते हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, आप जंग की बात कर रहे हैं, आपने धमकी दी। मैं दावे के साथ कहता हूं, 22 तारीख से आज 5 तारीख है, मैं दावे के साथ कहता हूं इस 10 दिन के दरमियान, 12 दिन के दरमियान, अगर किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने, किसी भी आर्मी ऑफिसर ने, किसी भी ऑफिशियल ने यह बात कही हो कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को हम जंग में मात देने जा रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर हम युद्ध करने जा रहे हैं, मैं ये डिबेट अभी बंद कर दूंगा, अभी तुरंत टॉपिक चेंज कर दूंगा। कोई भी जेंटलमैन यहां पर बैठे हैं, मुझे ये बात कह दें कि भारत की ओर से एक बार भी ये धमकी दी गई हो कि भारत जंग चाहता है, कोई भी ये बात कह दे, मैं अभी तुरंत ये डिबेट, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, अभी तुरंत ये डिबेट क्लोज करूंगा और पाकिस्तान के इकबाल शमी से माफी मांगूंगा, सज्जाद बुखारी से माफी मांगूंगा और टॉपिक चेंज कर दूंगा 2 मिनट में। 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे, 2 मिनट बोल रहा हूं, 2 मिनट दूंगा बस, 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट लूंगा बस, मुझे दे रहे हैं 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन इकबाल शमी, मैं आपको ये हिदायत देना चाहता हूं, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर या किसी भी मीडिया में बैठकर इस तरह की गीदड़ बब या झूठी बातें ना किया करें कि भारत ने जंग की बात कही है। भारत ने सिर्फ आतंकियों को मारने की बात कही है, भारत ने कभी जंग की बात नहीं कही है। इसलिए माइंड योर इंफॉर्मेशन एंड माइंड योर लैंग्वेज टू मिस्टर शामी, वार्निंग यू, इस तरह का मिस इंफॉर्मेशन ना फैलाएं, ना पाकिस्तान में फैलाएं, ना हिंदुस्तान में फैलाएं, ना पाकिस्तान की जनता को गुमराह करें। मेरी आपसे यह भी गुजारिश है, एक जिम्मेदार पड़ोसी होने के नाते बोल रहा हूं, और ना हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करें। अगर आप हिंदुस्तानी टेलीविजन पर बैठ रहे हैं, मैं अनुज माथुर सर के पास जा रहा हूं। माथुर सर, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि भाई जब आपका फैसला आना ही है DGISPR से, आर्मी हेडक्वार्टर से, तो क्या ये सब ड्रामे क्यों है? आप नेशनल असेंबली बुला के क्या साबित करना चाहते हैं? जमहूरियत मुल्क हैं आप, माथुर सर। विवेक, पहले तो मैं 1-2 बातें क्लियर कर दूं। इतने घटिया जोक के बाद मेरे को कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि इस प्रकार का जो आर्गुमेंट है वो कहीं, ये ऐसे लोगों की भाषा होती है, ऐसे लोगों का काम होता है जिनके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बुखारी साहब का मैं बता दूं, एक बार पहले भी कह चुका हूं कि इनका जो इतिहास का ज्ञान है वो बहुत ही कम है, और इनको पता होना चाहिए कि पिछले 74 सालों में क्या हुआ है, कितने पैसे कब दिए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद कितना पैसा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, और क्या क्या पाकिस्तान के साथ हमने किया है, और उसके बाद 65, 71, 99 में इनके साथ क्या हुआ, फिर किस प्रकार से इन्होंने लो कॉस्ट ऑप्शन और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये ईस्ट पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क की आतंकवादी स्टेटेड पॉलिसी है, और ये पॉलिसी यहां नहीं बनाई गई है, ये इधर इन्होंने जाके यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने ये बात कही है, जुल्फिकार अली भुट्टो जी ने। उसके अलावा इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो अभी जेल में सड़ रहे हैं, इन्होंने एक राहुल गांधी के ऊपर कमेंट किया था। राहुल गांधी दूसरे दिन पहुंचे थे पहलगांव, एक ऑल पार्टी मीटिंग में हमने उनको बुलाया। सारी बातें भारतवर्ष में सही तरीके से, सही प्रकार से होती हैं। इनका जहां तक सवाल ऑपोजिशन का है, पूरा ऑपोजिशन जेल में है बंद आज की तारीख में, तो इसको भी छोड़ दें। इनको कुछ जो बोलना है वो बोलते रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इससे नुकसान, जिस प्रकार का इनका सिस्टम चल रहा है, उससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम का है। हमारा ये मानना है, हम ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क साथ साथ रहें और डेवलपमेंट करें। आप देख रहे हैं कि कहां हम पहुंचे हुए हैं, कहां पर आप लोग हैं, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओपन डोमेन में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स,
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आपका अपना अपने आप देख ले। तो ये मेरा मानना है कि थोड़ा ज्ञान सही रखें, बात जब करें किसी लॉजिक के साथ करें और सही बोलें, और इस प्रकार के घटिया जोक्स का मुझे लगता है किसी भी डिबेट में कोई स्थान नहीं है। और जहां तक सवाल इस बात का है कि आप देखिए व्हाट इज हॉन्टिंग पाकिस्तान, ये बात समझने की है कि किस प्रकार से जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और व्हाट हॉन्ट्स पाकिस्तान इज बालाकोट। इसी वजह से जो डिसप्रोपोर्शनेट, विवेक मैं कई बार कह चुका हूं, जो पाकिस्तान का रिएक्शन है और जो पाकिस्तान का जो जिस प्रकार से वो उन्होंने तैयारी करी है, वो जो हुआ है उससे बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है। भारत ने कभी नहीं कहा कि वो लड़ाई करने वाले हैं, भारत के किसी भी जनरल ने कोई बात नहीं करी, भारत के किसी भी राजनीतिक लीडर ने कोई बात नहीं करी, बावजूद उसके ये लोग 7-10 हजार करोड़ तो ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, और सारे रेलवे स्टेशन इन्होंने आर्मी के हवाले कर दिए हैं, कई सारे एयरफील्ड्स इन्होंने बंद कर दिए हैं। ये जो वॉर का हिस्टीरिया है ये लोग फैला रहे हैं, और ये इसलिए फैलाया जा रहा है। विवेक एक मिनट, विवेक, हाँ, ये इसलिए फैलाया जा रहा है हिस्टीरिया क्योंकि इनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को कहीं ना कहीं सर, और इसमें एक चीज है, एक चीज ऐड करना चाहूंगा माथुर सर, ये जो आर्मी है, मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो आपदा में अवसर देख रहे हैं। वो कैसे देख रहे हैं? अभी इनको करोड़ों के फंड्स मिल रहे हैं, तो इनके जो लीडर्स हैं, खासकर आसिम मुनीर और उनके मातहत उनकी जो टीम में लोग होंगे, वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं सर। अभी वो करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। 5-6 हजार करोड़ का अगर फंड गया भी होगा पाकिस्तानी आर्मी के लिए, भाई जंग की तैयारी कीजिए, वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि भाई ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेशक भारत युद्ध नहीं करेगा, अगर करेगा बहुत लिमिटेड स्केल पे करेगा, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम इसमें से अगर 5,000 करोड़ आ रहा है, 3,000 करोड़ खर्च करके 2,000 करोड़ बढ़ाएंगे, विदेश में सेटल हो जाएंगे। सिंपल सा। और मैं ये बताऊं, देखिए डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जब भी होता है विवेक, हमको समझना चाहिए, कोई भी देश अगर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कर रहा है तो उसका एक ही, ये ताकत का मुजाहिरा नहीं है, ये मुजाहिरा होता है कमजोरी का। जब आप डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से रिएक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो वो एक कमजोरी का मुजाहिरा होता है, वीकनेस है। कि आप अचानक से कोई बात नहीं हुई कि आपके मंत्री ने आके कह दिया कि 24 घंटे में हमला हो जाएगा, 36 घंटे में हमला हो जाएगा, 12 घंटे में ये हो जाएगा, 18 घंटे में वो हो जाएगा, और उसके बाद आपने पूरा मोबिलाइजेशन कर दिया। और उसके अलावा आप देखें कि क्या क्या संभावनाएं हैं, आपको समझने की आवश्यकता है। वहां के लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, वहां की आवाम को इस बात का समझ आनी चाहिए। देखिए, मैं पहली बार इतिहास में 2 साल पहले यह हुआ था कि किसी पाकिस्तान की कोर कमांडर के घर पर पब्लिक ने हमला किया था, तो उस समय से पाकिस्तान की आर्मी को यह लग रहा था कि अब परिस्थिति अपने हाथ से निकल रही है, और आज की परिस्थिति में आवाम जो है वो आर्मी के खिलाफ जा सकती है, इसलिए उनको इस प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी थी। तो ये अपॉर्चुनिटी, ये भी बड़ी बात आप कह सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आर्मी ने खुद अपने लिए क्रिएट की हो, ताकि एक मोटा जो पैसा वो कमाया जा सके, मोटी रकम जो है वो हथियाया जा सके। उसके बाद मुनीर साहब अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से विदेश शिफ्ट हो जाएं, और बुखारी साहब को वैसे ही छोड़ दें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रहमो करम पर, वहां के लोगों के रहमो करम पर। एक बड़ी खबर, बुखारी साहब आपसे जवाब लेंगे, आप प्लीज बने रहिएगा। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर हुआ है। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर हुआ है। मूडीज ने कहा है पाक इकोनॉमी पर भारत से तनाव का असर काफी देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तानी शेयर बाजार पर भी इसका असर देखा जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा इंपैक्ट हुआ है, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी और चेतावनी भी जारी कर दी है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसके भी खत्म होने के आसार जाहिर किए हैं। सजाद बुखारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए बुखारी साहब, जो बातें वो दुनिया कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे भाई। फ्रांस और जर्मनी ने अगर विमान सेवाएं रोकी तो इसमें हमने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने रोकी। इस पर मैंने आपसे सवाल किया, आप नाराज हो गए। फिर अभी मूडीज रेटिंग एजेंसी की जो चेतावनी है वो आ गई आपके विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर, इसमें भी हमने कुछ नहीं कहा। वो मूडीज, वो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो अपने हिसाब से रेटिंग जारी करती है या फिर अपने हिसाब से वार्निंग जारी करती है। पूरी दुनिया से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसका गुस्सा भारत पे क्यों निकाल रहे हैं? सजाद बुखारी जी। विवेक जी, उम्मीद है मैंने भी आपकी बातें जो है सबकी बहुत तामुल से सुनी है, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया है, आपकी तरह हाथ भी नहीं बांधे, दोबारा हाथ बांधे। जैसे आप बांधे ना मेरे साथ, आप प्लीज दोनों इकट्ठे बांधते हैं ना, ताकि एक दूसरे की बात सुन सके तहमुल से। तो अब जवाब आपने तहमुल से सुनना है। आपके माठौर साहब जो है वो अभी फरमा रहे थे 1971, 1965, 1900, एक और मुहावरा है, क्योंकि मैं अखलाकियात के दायरे में बात करने की कोशिश करूंगा, तो वो है तो थोड़ा सा उसमें कुछ गुफ्तगू ऐसी है, कुछ जुमले ऐसे हैं जो मैं नहीं यहाँ पे इंतखाब करना चाहता, उसको थोड़ा आसान कर देता। कहते हैं
टेटुए में सांस नहीं और नाम जतिंदर सिंह और गब्बर सिंह है। टेटुए में सांस नहीं, हालांकि ये किसी और जगह की बात है, लेकिन मैं इसको चलो टेटुए तक ले आता हूं। टेटुए में सांस नहीं और नाम जो है वो गब्बर सिंह है। और जितनी दफा आप हाफिज जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं सुबह नाश्ते में, डिनर में और लंच में, तो मैं तो यही कहूंगा कि जब बच्चा नहीं सोता हिंदुस्तान में तो माँ कहती है सो जा वरना जनरल आसिम मुनीर आ जाएगा। ये तो आपकी हालत है जो मुझे नजर आ रही है। जहां तक आप हमारी हालत की बात कर रहे हैं, 65 छोड़े, 71 छोड़े, पुरानी बातें हम करते ही नहीं है। वो दालें खा खा के लोगों ने खुदकुशियां की, सारी बातों को छोड़े। पाकिस्तान के एक पैनलिस्ट इस टाइम जो है वो कश्मीर का अखरोट खाते हुए आपको दिखाई देगा। दूसरा पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो है वो इस वक्त जो है वो बड़े का कबाब खा रहा है। इतने हम कूल हैं। तो अगर माठौर साहब हमारी फौज इतनी कमजोर है, हम इतने कमजोर हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, तो आ जाए ना। तो फिर ये क्या छुप छुप के लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री पे निहत्ते कश्मीरियों को, मासूम कश्मीरियों को, बच्चों को निशाना बनाते हैं? क्योंकि आप लोग तो वैसे भी मशहूर हैं, आप तो इंसानों पर या फौज पर या हमारी अफवाज पर तो हमला कर नहीं सकते, आपने कवे मारने। तो ये जो कवा मार फौज की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, ये चले हुए कारतूस और ये रिटायर्ड जो आपके फौजी हैं, तो इनको आप जरा ये कह दें कि रात को जब सोते हैं तो कोई ट्रैंकुलाइजर लिया करें, वरना इनको ख्वाब में भी जो है जनरल आसिम मुनीर आते हैं। और मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब से कहीं ब्रीफिंग में मेरी बात हुई तो मैं उनको बोलूंगा कि हाफिज साहब आप डराना थोड़ा बंद कर दें, क्योंकि हिंदुस्तान के वासी भी हमारी तरह इंसान है, तो उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। मैं डॉक्टर हूं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ट्रैंकुलाइजर्स इस्तेमाल करें, उसका मुस्तकबिल में बड़े भयानक नताइज मुरतब होते हैं, इंसोम्निया हो जाता है, नींद और बेख्वाबी के मामलात हो जाते हैं। तो ये भड़के मारना छोड़ दें। अगर हमारी फौज इतनी कमजोर है इकोनॉमी, और आपकी इतनी बड़ी अगर इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ओ फिजाइया, ओ अफवाज, वो 3 बंदे आते हैं, वो आते भी आपके बेसरन में। भाई साहब आराम से, बुखारी साहब आराम से, बात मुकम्मल हुई नहीं है। नहीं करें, आप मुकम्मल करें। मैं कह रहा हूँ गुस्सा ना, आप धीरे धीरे गुस्सा होते जा रहे हैं। देखिए पाव भर का खून है तो थोड़ा गर्म हो जाता है जल्दी। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा चाय वाय, जी चाय, बड़ा चाय वाय, जी बड़ा चाय वाय। 93,000 सैनिकों को जो चाय हमने पिलवाई थी उसकी बात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो आराम से बात करें। जी बात मुकम्मल करने देना, बात मुकम्मल कर लेने देना। देखिए मेरी जान, मेरी आप बात मुकम्मल कर लेने दें। तो ये जो आपका वाकया हुआ है ना सर, ये पहलगाम से 5 किलोमीटर एक हाइट पे हुआ है, और ये हाइट पे सबसे ज्यादा सियाह जाते हैं। वहां पर ये 2-3 लोग, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा देश, ओ 15 लाख की सेना, ओ दुनिया की इतनी ताकतवर फौज, ओ अमेरिका के अलाए, ओ इजराइल के दोस्तों, ये 3 बंदे आए, पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया, लोगों को मारकर चले गए। ये कहां चले गए? एलियन थे? ये आपकी वो क्या कहते हैं कैपेबिलिटी है? ये आपकी पेशेवराना सलाहियतें हैं? और मेरे भाई अपनी सीना को गोश्त वोश्त खिलाया करो। वो दाल खिला खिला के वो बेचारे खुदकुशी करते हैं। वो कहते हैं दाल को ढूंढने के लिए भी गोता लगाना पड़ता है, दाल में इतना पानी डालते हो। वो बेचारे खुदकुशियां कर रहे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाली फौज, उसका नाम है हिंदुस्तान की फौज। जी आप बोले जो बोलना चाहते हैं। तो दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी, तब तो आपके हिसाब से 9/11 का अटैक भी नहीं होना चाहिए था। देखिए बिल्कुल। मैं माथुर सर एक सेकंड मैं 2 लाइन उनको रिप्लाई कर दूं। आपके हिसाब से तो पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन भी नहीं पकड़ा जाना चाहिए था। फिर तो आपकी सेना इतनी अपग्रेडेड है, एडवांस है, आपके फिर अलग ही मिर्ची लग गई। अभी सुन लीजिए, मैंने तो 2 लाइन बोली, इसमें परेशान हो गए। आपने तो 2 मिनट की तकरीर की, 2.5 मिनट की, मैं तो चुपचाप सुनता रहा। आपके हिसाब से तो आपके हिसाब से तो कोई और आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, रूस में टेरर अटैक होता, वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, चीन में नहीं होता है क्योंकि वहां पर सारे वो पजामे वाले जो होते हैं उनके पजामे के नाड़े काट दिए जाते हैं और दाढ़ी मुड़वा ली जाती है और टोपी हटवा ली जाती है। वो वहां नहीं होता है, वहां अलग है थोड़ा सा मामला। वहां के लिए आप लोग कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि आप लोगों को के जुबान में पैसे ठूसे जाते हैं। तो क्या बोलिएगा आप लोग? फिर बोलेंगे आप चाय पी रहे हैं और कबाब खा रहे हैं, फिर पैसा भी तो आना वहां से, फिर खाएंगे कहां से? ओपी तिवारी सर आपको कुछ कह रहे हैं, फिर मैं शमी साहब और माथुर साहब आपके पास आ रहा हूँ। ओपी तिवारी, हम पैसे ले लेके JF-17 थंडर और बुलेट 3 तैयार कर रहे हैं। नहीं सुनिए, बुखारी साहब आपकी बात सुन रहे थे कि भैया देखिए डर तो लगता ही, डर सबके लगते हैं,
जब से इमरान खान का मेडिकल रिपोर्ट रिलीज किया गया ओपन में, तो सभी आप लोगों की भाषाएं बिल्कुल बदल गई हैं। मेरे को समझ नहीं आता क्यों बदल गई है। आप बड़े पावरफुल थे, ताकत थे, पाकिस्तान अच्छा देश था, कोई समस्या नहीं थी। 65 में आपके पास 7 जेट्स थे, पैट्रियट टैंक थे, उसके बावजूद भी आप लोग हार गए बिकॉज आपकी आर्मी का मोराल बहुत लो था। ठीक है, पैटर्न टैंक का उन्होंने कहा था आपके जनरल ने कि हम तो दिल्ली में ब्रेकफास्ट खाएंगे, फिर भी आप मौत के हाथ गए। 71 में तो ऐसी हालत हो गई कि आप लोगों की जो अफसर है, जवान है, लड़ने के लिए गोलियां दी गई थी फायर करने के लिए। कोई भी आज की बात करें सर, आज की बात, कोई भी ये आर्मी पुराने अंतिम गोली तक फायर करती है, आप ऐसे बैटल ये पुराने दास्ताने से आप खत ऐसे निकाल के खड़े पढ़ हाथ रहे करके हैं। खड़े हो गए बिकॉज आपकी आर्मी के 3 ही गुण हैं। तीन डब्ल्यू जो एविल्स माने जाते हैं पूरी आर्मी में वही हैं, 3 डब्ल्यू, वेपन, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। सारा वेल्थ आपका खाली करके विदेश में चले गए हैं। बाजवा साहब कैसे चले गए, असीम साहब कैसे चले गए। आपको डर लगता है, सपने में हमारे मुनीर साहब नहीं आते हैं, आप लोगों के सपने में मुनीर आते होंगे कि कहीं अगर हमें गलत बोल दिया, पकड़ लिया, तो हमारे साथ इमरान खान की जैसी हालत कर देंगे। ये मत समझिए कि इंडियंस क्या इमरान आपकी पाकिस्तान आर्मी के हमारे सपने में आ रहे हैं। आप लोग के सपने में आते अवश्य होंगे, हमारे सपने में, आप लोग के अवश्य सपने में आते होंगे। हमारे सपनों में वजह माधुरी से, और इसकी वजह से ऐश्वर्या राय सारा आती है। पाकिस्तान का वेल्थ बाहर ले गए हमारे हैं। सपनों में आप माधुरी और पाकिस्तान का ऐश्वर्या सारा राय वेल्थ आती है। अब स्विस बैंक में बाहर लेके चले गए हैं ये लोग। ये आप लोग समझते नहीं है, समझ में नहीं आता। एक बार हिम्मत की थी कोर कमांडर के घर में घुसने के लिए, अब नतीजा क्या हुआ। जब तक आवाम आपकी इकट्ठा नहीं होगी, दिल की बात मैं समझता हूं, आप भी दिल से कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन आप भी क्या कर रहे हैं, मजबूर हैं। पत्रकार साहब, मैं भी होता आपकी जगह मजबूरी होता, पाकिस्तान में होता तो, क्योंकि डर तो लगता ही यार, क्योंकि आपको अभी किसी से डर लगता है, जो कंट्रोल कर रहा है, डरना तो स्वाभाविक है, इसमें कोई मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस तरीके की हालात कैसे हो गई है इस देश की। जो देश बना था अच्छी वजह से बना था, जिन्ना के अपने भी असूल होंगे, बनाया होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि देश की चंगुल 4 लोगों के हाथ में कंट्रोल होता रहेगा। परवेज सरोफ हो या 1953 से ही कंट्रोल करके, आप लोग पता नहीं, आप तो अच्छे होंगे, उनके खानदान के होंगे तो खुश होंगे, लेकिन बाकी आवाम की भी तो सोचिए। सर आपने, तिवारी सर आपने इनकी मजबूरी कही गिनवाई, लेकिन अदम गोंडवी साहब एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, नाम आपने सुना होगा, दर्शक भी इस नाम को जानते होंगे। तो मैं 2 लाइन उनकी पढ़ देना चाहता हूं। जो बात आपने कही कि भाई इन लोगों का गुजारा कैसे होगा। बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, अदम गोंडवी साहब लिखते हैं, बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। तो मामला कुछ यूं है, कहानी 2 लाइन में खत्म होती है। और मुझे लगता है बुखारी साहब जो बात कह रहे थे उसका जवाब मिला होगा। रूपी तिवारी सर की बात को मैंने 2 लाइन में समेटने की कोशिश की है अदम गोंडवी साहब की लाइनों के तर्ज पर। माथुर साहब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बुखारी साहब ने माथुर साहब से कई सवाल पूछे, तो उसके बाद में शमी साहब और बुखारी साहब आ रहा हूं। माथुर साहब देखिए मैं एक बात बताऊं कि इन्होंने अपने 2-2.5-3 मिनट के पूरी तकरीर में सिवाय मेरे ऊपर इंडिविजुअली डायरेक्ट असॉल्ट करने के और मेरे को फ्यूज बल्ब और ये वो पता नहीं क्या क्या बोलने के, कुछ नहीं कहा। इनके कहने से मैं बता सकता हूं कुछ होता नहीं है। बुखारी साहब, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ये भी कमजोरी दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी, कभी आवाज ऊंची उठा करके बात नहीं करी। ये कमजोरी दिखाता है आपको, क्योंकि आपके पास आर्ग्यूमेंट नहीं है, लॉजिक नहीं। एक मिनट बुखारी साहब, आपके बीच में मैं नहीं बोला, प्लीज। मेरे को भी आवाज ऊंची करनी आती है और मेरे पास भी हर प्रकार के शब्द हैं, हर प्रकार के झूठ मेरे पास भी हैं। आप इस प्रकार की बात ना करें। आपने पूरे अपने भाषण में सिवाय एक इंडिविजुअली को, किसी को टारगेट करने के कुछ भी एसेंस नहीं था। मैं आपको बताता हूं कि ये वो देश है जो 24 बार IMF ने बेल आउट किया है। आप बेल आउट का अर्थ समझते हैं? बेल आउट उस समय दिया जाता है जब आपकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो जाती है कि आपको उसके बगैर आप डिफॉल्टर बनने की परिस्थिति आ जाती है। एक मिनट बात सुने यार, किसकी नींद उड़ी हुई है? आप नींद क्या बात कर रहे हैं? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आपके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है। बुखारी साहब, डॉक्टर बुखारी हैं आप, प्लीज शांत रहें, मेरे को बोलने दें। तो ये जो 24 बार बेल आउट हुआ है, और अब अगर वो 25वीं बार IMF से लोन नहीं मिला तो इनको परेशानी होने वाली है। तो मेरा ये मानना है कि ये अर्थव्यवस्था के बारे में ना बात करें। इस प्रकार से भारतवर्ष ने
पैसे 47-48 में भी दिए थे, सन 60 में भी दिए थे और हमेशा इनको मदद करने का प्रयास किया है। उसके बाद कभी भी कुछ इन्होंने करके नहीं दिया। आज आप देख लेंगे बुचर ऑफ बांग्लादेश कौन था, बुचर ऑफ बंगाल कौन है, बुचर ऑफ बलोचिस्तान कौन है। तो ये तमाम चीजें ओपन डोमेन में अवेलेबल है। आप आर्ग्यूमेंट लाइए, कोई लॉजिक लाइए, बातचीत करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी इकोनॉमिक परिस्थिति ये है और ये आपके हित में है कि आप अपने देश को इस परिस्थिति में और ज्यादा गहराई में न ले जाएं। आप कबाब खा सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी आवाम कबाब खा पा रही है। ये मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन हमें जो अर्थ का जो असली मीनिंग है उसको समझने की जरूरत है। आज आप सोचिए, अगर IMF से वो 7 बिलियन का नहीं आया लोन तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। और वो भी लोन के बिना नहीं, वो तो आज एक मिनट विवेक, और आप जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो आप देख लें। ये बाजवा साहब का एक्नॉलेजमेंट है कि हमारे पास 96 आवर्स से ज्यादा इंटेंस रेट पे फाइट करने के लिए क्रिटिकल आर्टिलरी एमिनेशन नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके चीफ ने। तो जब आप लॉजिक की कोई बात करिए तो कृपया कुछ तथ्य लेकर के आइए और फिर बताइए कि ये कार्रवाई है और हम चाय पिलाएंगे और बारबेक्यू खिलाएंगे। इस प्रकार के जो बातें होती हैं ये जब कोई किसी डिस्कशन में, मुझे नहीं लगता कि कोई मायने रखती हैं। और अभी हमको ये प्रयास करना चाहिए कि क्या आपका देश इस युद्ध को अफोर्ड कर पाएगा। ये आपको देखने की जरूरत है, हमें नहीं देखने की जरूरत है। जिस प्रकार का जो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन हो रहा है वो आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमने एक भी रेलवे स्टेशन किसी आर्मी को नहीं दिया, एक भी एयरपोर्ट हमने बंद नहीं किया, एक भी फाइटर जेट पीछे नहीं किया, आगे नहीं किया, कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया। किसी लीडर ने नहीं कहा कि हम हमला करने वाले हैं। और जितना भी रिएक्शन है आपका जमीन पे और टीवी डिबेट्स में, वो तमाम रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ खौफ को दिखाता है। प्लीज सज्जाद बुखारी जी, अब ऐसे ही फैक्ट वाले कुछ जवाब का एक्सपेक्टेशन, क्योंकि शमी साहब काफी देर से वेट कर रहे हैं। चूंकि माथुर साहब ने आपको एड्रेस किया है तो आप जवाब दे लें, फिर मैं शमी साहब के पास जा रहा हूं। यानी शामी साहब के हाथों आपकी चित्रोल होनी है। फिर वही बात, बेफिजूल की हल्की बातें, पता नहीं कहां कौन सी चाय की टपरी में बैठ के पत्रकारिता करते हैं भाई साहब। आप क्या ऐसे कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं इस तरह की बातों का। फिर मैं कुछ बोल दूंगा 4 शब्द, फिर आपको बुरा लग जाएगा। आपको जो सवाल पूछा गया है उनकी तरफ से, आपने फूके हुए जनरल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। भाई फूंक देंगे तो आप उड़ जाएंगे। अभी इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का गठन हुआ, यही जनरल वहां बैठे मिलेंगे, यही स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं आपकी मजम्मत का और कुटाई का। तो चिंता मत कीजिए आप। बाकी आप फैक्ट पाइए ना प्लीज, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अभी जो उन्होंने सवाल पूछा उस पर आइए। तो बात की है, आप लोगों ने 65, 71, 44, 1900 ये सारे रिटायर्ड लोगों के पास यही बातें हैं। इनकी डिजिटलाइजेशन हो गई है भाई, नया दौर है, असर हाजिर के मुताबिक बातें करें। ये 1965 और ये मैनुअल सारे बैठे हुए रिटायर्ड बेचारे यार, ये चले हुए। फिर वही बात, पता नहीं। अरे वो छोड़ दीजिए ना आप। हमने किया तो हम गिनाते हैं, आपने क्या किया? आपने किया तो आप गिनाइए। आप बोले हमने जैश को पाला, हमने लश्कर को पाला, हमने 50 तरह के संगठनें पाले, हमने तालिबान पैदा किया, हमने TTP पैदा किया, हमने 10 नालायक आतंकवादी औलादें पैदा की। ये सब गिनवाइए। अब मैं कुछ नहीं बोला, चुप रहूंगा मैं। हाँ सच बोले आप तो मैं चुप रहूंगा। भाई हमने जो किया हम गिनाते हैं, हम कॉलर खड़ा करके गिनाते हैं। मैं 71 में हमने देश के 2 टुकड़े कर दिए, हमने कर दिए तो हमने कर दिया, हम गिनाते हैं, हम सुनाते हैं। हमने किया, कोई दस्तावेज ऐसा हो जो कहते नहीं किया, हमने किया। हम कहते हैं भाई हो सकता है आने वाले समय में बलूचिस्तान आजाद हो जाए, तो हो सकता है आजाद हो जाएगा। आप POK को लेकर कहते हैं भाई, आप जम्मू कश्मीर को लेकर कहते हैं भाई। आप कहते हैं ना करके तो नहीं दिखाए ना, हिम्मत है तो करके दिखाइए। फिर वो इसलिए कह रहा हूं डिबेट फिर हवाई हो जाएगी ना सज्जाद बुखारी जी। मैं इसलिए कह रहा हूं फैक्ट पर आइए। क्या आज की तारीख में नेशनल असेंबली बुला लेने से, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेने से यह सच्चाई बदल जाएगी कि पूरे पाकिस्तान का बाप सिर्फ एक ही है, आसिम मुनीर है, सिपा सालार है। अब जो कह लीजिए आप लोग जो कहिए, आप मतलब हम लोग तो यही मानते हैं कि आप लोग उन्हीं के माथा चलते हैं। जो जिसके माथा चलता है वो उसका अब्बा जान। गोदी मीडिया। कम ऑन यार। कमाल है भैया, कमाल है। कमाल नहीं, कुछ नहीं, खाली भाई साहब, खाली पहला माला ही खाली हो गया। ऐसे ऐसे सवाल दागे गए भाई साहब।
मेरे साथ बेटा बैठा हुआ है, मैंने बेटे को बोला ऐसे कि आप ऐसे क्या फिर फालतू वाली बात, मैं फिर सवाल की बात कर रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हो? आप बताओ, क्या आपकी हालत ऐसी है? नेशनल असेंबली बुला के ड्रामे करवाने की क्या जरूरत है? जब तय ही DGISPR से होना है, आपकी आर्मी HQ से होना है, क्या फायदा है? पहली लाइन से सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब दिया नहीं। 9, 5, 3, 13 सब कर लिया आपने। दिल पर हाथ रखो, जवाब देना चाह रहा हूं। दिल पे हाथ रखो, मैंने कहा धड़कन तेज ना हो फिर। अरे फिर फालतू की हवा भाई बात है, क्या है भाईजान, कोई जवाब? बात सुने। हाँ। ये इन्होंने कहा और आपने भी अभी यही कहा ना कि हालत खराब है और सब कुछ आर्मी चीफ Exactly, हाँ, मेरे यही, भाई, हाँ। 24 बेल आउट हमने लिए तो आपकी ये हालत है। इतना कर्ज हमने लिया तो आपकी ये हालत है। डरो उस दिन से जिस दिन हमारा कर्ज खत्म हो गया। हम तो जो है ना, वो क्या कहते हैं, छोटे 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 पीसेस में करके काम काम करेंगे। देने वाले खत्म हो जाएंगे भैया, कर्ज खत्म नहीं होने वाला है। हाँ ना, आपका मन आपका जेब भरने वाला है, खाना आपको कबाब है, और उधार के पैसे से कबाब खाने और लड़ना जंग है आपको। शमी साहब के पास जा रहा हूं। देखिए फिर आप वही बातें करेंगे दोबारा से कि भाई ये है वो है। मैं शमी साहब से जानना चाह रहा हूं। शमी साहब, मैंने आपको, जैसे आपने कहा कि भाई जंग की बात हुई, हमारी तरफ से कोई जंग की बात नहीं हुई। हमने बार बार यही कहा कि हम आतंक के खिलाफ एक्शन लेंगे, हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, हमने टेररिस्टों को सजा देनी है। बेशक इंडियन मीडिया में ये बात हो रही है कि पाकिस्तान से आतंकी आए थे, यहां से आए थे, वहां से आए थे, लेकिन ऑफिशियल जो बयान अभी तक आया है उसमें यह कहा गया है कि आतंकियों और आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यह सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में अगर ऐसा आतंकी हमला होता है तो वहां के हुक्मरान, वहां के लोग, वहां की जो पब्लिक है, उनका एक जेन्युइन रिएक्शन है। इसमें पाकिस्तान का नाम तो कहीं नहीं आया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने पड़े आप लोग, अपना नाम आप लोगों ने खुद ही कनेक्ट कर लिया कि भाई हम पे हमला करेंगे। आप लोगों ने बैठ के शुरू कर दिया, एटम बम की बात शुरू कर दी, आप लोगों ने असेंबली का सेशन बुला लिया। मैं जवाब दूंगा जी, इसमें फिर 4-5 मिनट दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके बाद जाना होता है स्विमिंग करने के लिए। तो फिर आप लोग तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर मेरा को भी मजा खराब हो जाता है। तो वो मैं तो बोलता नहीं दरमियान में, आपने देखा किसी को इंटरफेरेंस नहीं करता। तो मैं आपका भी जवाब दे दूंगा, और ये भी जो रेड शर्ट वाले आपके कुछ जनरल साहब हैं जो भी हैं, मैं उनका भी जवाब दे दूं तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने भी कुछ डायरेक्टली कुछ ऐसी बातें की। उन्होंने कहा जी बड़े घटिया किस्म का जोक सुनाया, 2-3 दफा ये कहा। तो भाई जिस किस्म का प्रोग्राम होगा उसी किस्म के जोक सुनाए जाएंगे ना। अब प्रोग्राम में जिस किस्म का म्यार होता है आपके प्रोग्रामों का, भैया आप ही के देश के सज्जाद बुखारी बैठे हुए हैं। मैंने इसलिए कहा था बस बोले ना, ये उनसे कहिएगा कि उन्होंने ये क्यों कहा कि घटिया जोक ना सुनाए। मैंने तो एक इस्तलाहतन एक बात की थी, और उसको इनके लिए तो की भी नहीं वो वैसे भी। अब आ जाए आगे, चलें आगे। उन्होंने ये फरमाया, मैं तो क्योंकि इकोनॉमी का आदमी, आपको पता है मैं पाकिस्तान इकनॉमिक फोरम को ऐड करता हूँ, तो मैं तो इकोनॉमी की बात करूंगा। जनरल साहब ने तो खैर सही बातें करती। उन्होंने कहा कि 1947 में हमने पाकिस्तान को पैसे दिए थे। तो भाई 1947 में आपने नहीं, जब मुआहदा हुआ था, जब अंग्रेज ने आजादी दी थी, उसमें तय हुआ था सारा कि 1/3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पाकिस्तान को जाएगा। आप लोगों ने तो एक साल तक पैसे रोके रखे। 55 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान का बनता था वो रोके रखा। वो गांधी जी को है, गांधी जी बेचारा जो शरीफ आदमी था, उसने मरण व्रत रख दिया, तो वो मजबूरन किया, और उसके बाद आप ही के किसी एक जाले और सरफरोश ने उसको भी मार दिया, अपने ही फादर ऑफ द नेशन को फारग कर दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि उसने ये बात क्यों कही कि जो पाकिस्तान का हक बनता। और ये पैसा था जो ब्रिटिश इंडिया का पैसा था, जो रिजर्व बैंक इंडिया के अंदर था, 1/3 पाकिस्तान को जाना था, वो आपने 1 साल के बाद दिया। तो आप कह रहे हैं हमने आसान किया। दूसरी बात आपने कहा जी कि हमने 1960 में पैसा दिया। और भाई 3 दरिया आपकी तरफ गए, 3 दरियाओं का जिधर पानी पाकिस्तान में आता था, वो तो हमारे उस वक्त तो अयूब खान, मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत किस्म का उसने वो जो किया, वो सारे दरियाओं का तो पानी ब्यास रावी वो तो पाकिस्तान में आता था। तो वो उसका करने का जो अल्टरनेट जो फैसला हुआ कि जी अल्टरनेट इसका बनाया जाएगा, अल्टरनेट जराए से उन दरियाओं को पानी दिया जाएगा। तो मैं सुन ले बात को, मैं बाद में दे दीजिएगा जवाब इसका, मैं जवाब भी दे रहा हूँ, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। तो उसके लिए जब मुआहदा हुआ तो उसके अंदर जब 3 दरिया गए, तो उस वक्त 50 करोड़ डॉलर के करीब या कोई रकम थी, जो कि हिंदुस्तान ने वादा किया कि पाकिस्तान को देगा अल्टरनेट सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास तो बना बनाया सिस्टम उसको मिल गया सारे का सारा। तो ये तो मुआहदे का एक पार्ट था, तो इसमें कौन सी आसान की बात थी। हमारे तो 3 दरिया चले गए। ये हो गई बात आपकी ये वाली। अब आपकी यह बात करते हैं जी हम तो जनाब कर्जे में चल रहे। नहीं, सुन ले
बाद में जवाब मैं सुनता रहता हूँ। मैंने आपने इतनी इतनी बातें की, मैंने बीच में नहीं इंटरफेयर की। अब सुन ले बात को। अब आ गई कि जी हम IMF के कर्जा लेते हैं, ये है वो, ठीक है, कर्जा लेना पड़ता है। आप क्या कर्जा नहीं लेते? अगर पहली बात तो ये 24वां प्रोग्राम नहीं है। मेरी IMF की जो यहाँ कंट्री रिप्रेजेंटेटिव एक लेडी है आजकल, उससे बात, उसने कहा ये 21st प्रोग्राम है। चलें, वो हो गई। अब उन्होंने बात ये है कि आपका कर्जा नहीं लेते। दुनिया भर में कर्जे का स्टैंडर्ड होता है। आप क्या हमें कहते हैं कशकोल लेके घूमते? कशकोल सब, उससे बड़ा कशकोल तो आपके पास है। आप निकलवा लें, अभी सर्च कर लीजिए, हमारा डेट टू GDP यानी कर्जा और GDP का जो रेशियो है वो 61% है। हिंदुस्तान का 80% से ज्यादा है। तो आपका तो कर्जा हमसे भी कहीं ज्यादा है। अब मैं GDP के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा साइज का तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो जो उसके हिसाब से है, तो वो तो कर्जे पे तो दुनिया चल रही है। अमेरिका का जो है 130% है, जापान का 250% है, तो आप चाइना का 130% है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान का 61% है और आपको तकलीफ होगी पाकिस्तान कर्जे पे चल रहा है, पाकिस्तान इस पे चल रहा है। अब रह गई बातें, अभी कुछ आपने नई बातें की, अब मैं भूल गया हूं इसमें से कितनी लंबी चौड़ी, क्योंकि इतनी कुछ आप लोग बातें करते हैं। मैंने तो इकोनॉमिकली बात की और बिल्कुल जस्टिफिकेशन ऑफ इसको, अगर जो मैं बात कर रहा हूँ इसे आप सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है ना। वैसे उस गूगल को ना करिएगा जो मेड इन इंडिया जो आप करते हैं, मेड इन इंडिया वो वाला गूगल है, क्योंकि मेरे पास भी पड़ा हुआ है गूगल को, तो उस पर देख लीजिएगा कर्जे का डेट टू GDP रेशो पाकिस्तान का ज्यादा है या इंडिया का ज्यादा है। तो कर्जा तो आपका हमसे बहुत ज्यादा है। बाकी रह यहाँ कि हम चौथी नंबर की इकोनॉमी है, और भाई चौथे नंबर की इकोनॉमी आपकी GDP के इसलिए है कि आपकी आबादी दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी है। आपकी आबादी जितनी ज्यादा होती है उसकी GDP बढ़ जाती है। आपका जो पर कैपिटा है उसमें आप दुनिया में 140 नंबर पर आते हैं, 140 पर आते हैं। ये तो आपकी हालत है। और ये जो आप जो GDP, ये पर कैपिटा की जो आप बात करते हैं ना, पर कैपिटा में भी GDP की, आप इस GDP में से ये हालत ये है कि ये अगर आपके ये जो 10-15 बड़े बड़े अडवाणी, अंबानी और ये निकाल दिए जाए ना, तो आपका तो गुर्बत का जो म्यार है वो आपकी पर कैपिटा हमारी पर कैपिटा से 10 गुना कम हो जाएगी। इसलिए एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि आपका 60% ऑफ योर GDP 1% लोगों के पास है, 60%, और बाकी 99% के पास 40% है। तो उसके बाद आप गुर्बत का, दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा गुर्बत का जो है वो इंडिया के अंदर है। उसमें कहा गया है कि 60%। ठीक है सर, अब रिपीट हो रहा है। मैं जवाब माधुर सर कुछ कहना चाह रहे, मैं जवाब दे लूं। अब हो गया ना सर, आप 5 मिनट ले चुके हैं और पता नहीं कैसा कैसा डेटा दे रहे हैं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, आपने कहा कि हिंदुस्तान में 80% का कर्ज है उसके पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से। एक सेकंड सर, एक सेकंड। और हमारी जो इकोनॉमी है वो 4th पोजीशन पे है बकौल आपके। आपका जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड रैंक में 5th पोजीशन पे आता है। इस हिसाब से आपकी इकोनॉमी कौन सी पोजीशन पे आनी चाहिए? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो आप हमारी बात कर रहे हैं। मैं आपके पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से आपकी GDP का कैलकुलेशन कर रहा हूं ना। अब सुन लीजिए, फिर अब गला फाड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप सुन लीजिए भाई, हिंदुस्तान तो 24 बार IMF के पास गया नहीं। वी आर डेवलपिंग नेशन। क्या आपका देश डेवलपिंग है, विकासशील है? आप डेटा उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, आपका मुल्क जो है वो 5वां पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क है। आप लोगों ने क्या झंडे गाड़ लिए? आपकी इकोनॉमी कौन से रैंक पे है? अगर 5वां सबसे बड़ा मुल्क है तो आपने जो थ्योरी भारत पे लगा उस हिसाब से आपकी 8वीं 9वीं इकोनॉमी होनी चाहिए। आप 32वें 33वें नंबर पे पता नहीं कहां पर किस लाइन पे बैठे हुए हैं आप। ये इस तरह की ये बेफिजूल के आंकड़े को जोड़ के कि भाई जापान के ऊपर 250% का कर्ज है, तो जापान की इकोनॉमी कहां है? जापान की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। विवेक जी, माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं। माथुर जी, मैं एक भाई आपका वन साइडेड प्रोग्राम रहा। आपको टेररिज्म में इन्वेस्ट करना है। टेररिज्म, सिर्फ टेररिज्म में इन्वेस्ट करना है। कहां से बनेगी आपकी इकोनॉमी? एक दो बातें बिल्कुल क्लियर कर दूं। दरिया हमारा दरिया कर रहे हैं, हमारा दरिया नहीं होता। ये पूरे दोनों इसके नियम है, और वो कितना हिंदुस्तान में बह रहा है, कितना वहां बह रहा है, वो होता है। पहली बात। दूसरी बात, जिन दरिया की बात कर रहे हैं, जो ब्यास नदी है वो रोहतांगला हिमाचल प्रदेश इंडिया से शुरू होकर के हरिके पंजाब इंडिया में खत्म हो जाती है। ब्यास नदी के 1 मिलीलीटर पानी पर भी किसी दूसरे का हक नहीं है। वो भारत की अकेले की नदी है, तो ये उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको 3 दरिया का पानी बहुत ज्यादा बड़ा बड़प्पन दिखा करके दिया गया था, और 2 सिर्फ रिवर्स इंडिया ने रखे थे। और ये जबकि तब है जबकि इंडिया 2 रिवर्स में चिनाब और झेलम में अपर रिपेरियन है,
और इंडस में सेकेंड मिडिल राइपेरियन है। आपको पता होना चाहिए, आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि आपका, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वोटर्स के ऊपर अधिकार किस प्रकार से होता है। तो ये बात आप किसी को और को मत बता दें, आपको पकड़े जाएंगे। दूसरी बात होती है, देखिए IMF का लोन एक चीज होती है, बेल आउट दूसरी चीज होती है। बेल आउट उस परिस्थिति में दिया जाता है जब ये जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल कंगाल होने की कगार पर होती है, मुल्क दिवालिया होने की कगार पर होता है। माधु सर एक सेकंड वेट कीजिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने एक और नाकाम कोशिश की है, इसकी ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। पाकिस्तान ने भारत पर साइबर अटैक करने की कोशिश की है, रक्षा संस्थानों पर भी साइबर अटैक की कोशिश की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। भारत के ऊपर पाकिस्तान ने साइबर अटैक की कोशिश की है, रक्षा संस्थानों के ऊपर भी साइबर अटैक की कोशिश की है। एक और नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। सज्जाद बुखारी जी के पास जा रहा हूं एक और जल्दी से रिएक्शन लेने के लिए। सज्जाद बुखारी जी, भाई गूगल के CEO में हम बैठे हुए हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के CEO, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर अलग अलग CEO के टॉप चार्ट में, टॉप लिस्ट में हम बैठे हुए हैं। आप ये फर्जी कोशिशें कर रहे हैं, बताइए, साइबर अटैक की कोशिश। भाई हमने चाह लिया तो डिजिटली आपका कुछ नहीं बचेगा। विवेक जी, कभी साइबर अटैक आप पे हो रहे हैं, कभी आपके YouTube चैनल पर पाकिस्तान के तराने बज रहे हैं। भाई बच के रहो यार, बच के रहो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। क्या चिंदी हरकतें, क्या चिंदी हरकतें, बताइए। जंग के मैदान में आना नहीं है, ये कभी डिजिटल, पता नहीं क्या डिजिटल स्ट्राइक की कोशिश कर रहे हैं, साइबर अटैक की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाज आ जाइए। हमारे 2-4 चाणक्य लग गए ना, फिर पता नहीं आपका क्या हुआ। वो शमी साहब स्विमिंग पूल नहाने जा रहे हैं, शमी साहब स्विमिंग पूल नहाने जा रहे हैं। मैंने भी स्विमिंग पूल के लिए, मेरा भी स्विमिंग का टाइम हो गया, कोई बात नहीं है। कर लीजिए, थोड़े दिन की बात है, फिर पानी नहीं मिलेगा, फिर स्विमिंग पूल किस बात का भाई। फिर कराची में जाके समंदर में नहाना पड़ेगा। देखिए अभी थोड़ा पानी बचाओ, स्विमिंग पूल आप लोग कर लीजिए। और आप लोगों को बेशक मजा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आप लोग चाहे जितने भी बैठ के कर ले, जितने भी आप लोग अपने असेंबलीज बुला ले, हम टेररिज्म पर कार्रवाई करेंगे, आतंकस्तान पर कार्रवाई करेंगे और कैंप्स पर भी कार्रवाई करेंगे। ये हमारा प्रण है और ये होकर रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त हमें देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com पर। वक्त एक ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं।